बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िर कराम, आज 28 जनवरी है और दिन है बुध का। देखिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वाकई में वो काम कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसे मौके पर जब इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल कंट्रोल है, इस्टेब्लिशमेंट पहले से ज़्यादा ताकतवर है, या यूँ कह लीजिए कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के अंडर है, इस्टेब्लिशमेंट पहले से ज़्यादा इन कंट्रोल है। इस सब के बावजूद सुहेल आफरीदी साहब डट गए हैं। इस निज़ाम का इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ बनाया गया पूरा प्लान नाकाम हो गया है। सुहेल आफरीदी साहब आज छा गए हैं। फ़ौजी ऑपरेशन पर सारी गेम उल्टी पड़ गई है, हुकूमत घबरा चुकी है। मैं आपको खबर की तफसीलात बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अडयाला जेल से है। अडयाला जेल में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब क्या कुछ हुआ, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब यानी 24 और 25 जनवरी की रात अडयाला जेल में क्या कुछ होता रहा, उसकी तफसीलात आप पहले सुन लीजिए। उसके बाद आपको बताऊंगा कि सुहेल आफरीदी के एक फैसले ने कैसे शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगवा दी हैं। क्यों मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी पिछले कई दिनों से ये बात कर रहे थे कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज पैकेज हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और आज उन्होंने वाकई ये साबित कर दिया कि सुहेल आफरीदी इस निज़ाम के लिए आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। आप भी सुहेल आफरीदी की तारीफ करेंगे खबर सुनकर। पहले मैं आपको हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो कुछ अडयाला जेल में हुआ उसकी तफसीलात बता देता हूँ। देखिए, कल हमारे दोस्त असदुल्ला खान ने एक खबर दी थी कि इमरान खान को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया। उनकी आंख का मुआयना हुआ। वहाँ पर उनकी आंख में कोई इन्फेक्शन था। उस इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए इमरान खान को इंजेक्शन लगाया गया। जब उनका इलाज मुकम्मल हुआ तो उनको वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इस हवाले से इमरान खान की बहनों ने ना तस्दीक की ना तरदीद की, लेकिन आज इस खबर की तस्दीक हो गई है। आज वो सारी सूरत हाल वाज़े हो गई है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अडयाला जेल में क्या कुछ हुआ। खबर यह है कि इमरान खान को अडयाला जेल से तकरीबन रात को 11:15 बजे 11:45 पर हाई सिक्योरिटी में, बहुत ही सख्त सिक्योरिटी हसार में अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया। इमरान खान की आंख में इन्फेक्शन पिछले कई रोज से था, क्योंकि इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हो रही। 56 दिन हो चुके हैं इमरान खान बगैर मुलाकात से अडयाला जेल में मौजूद हैं। वो कैद तन्हाई में हैं। वो आंख में तकलीफ की शिकायत पिछले कई दिनों से कर रहे थे। जब उनकी दाईं आंख लाल होना शुरू हुई, पानी निकलना शुरू हुआ, इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हुआ, तो जेल हुकाम ने मुतलका इदारों को बताया कि इमरान खान की आंख का जो मर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। फिर फैसला किया गया कि इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लेकर जाया जाएगा। पहली कोशिश ये की गई कि पिम्स के डॉक्टर आ जाएं अडयाला जेल में, वहां पर इलाज किया जाए। मेरी इतला के मुताबिक डॉक्टर आरिफ, जिन्होंने इमरान खान को ये इंजेक्शन भी लगाया, इमरान खान का इलाज किया, उन्होंने माजरत कर ली थी कि ये इलाज क्योंकि सेंसिटिव मामला है आंख का, ये इमरान खान के उस छोटे से सेल में नहीं हो सकता जहां पर इमरान खान कैद हैं। इसके लिए मरीज को अस्पताल ही लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद बड़ी सोच विचार के बाद, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने के बाद पिम्स अस्पताल के अंदर जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। पिम्स अस्पताल के अमले को बाहर निकाला गया, गैर ज़रूरी अफराद का दाखिला बंद किया गया। यानी 11:45 पर पिम्स अस्पताल में मुकम्मल कर्फ्यू लगाया गया। जब इमरान खान अंदर आए, इमरान खान आए, उनका इलाज शुरू हुआ और इतलात ये हैं कि ये इलाज फिर सुबह तक जारी रहा। यानी सुबह 3-4 बजे तक 3-4 घंटे इमरान खान अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल में मौजूद रहे। अब से कुछ देर पहले डॉन अखबार ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि पिम्स के डॉक्टर्स जो हैं वो अपना नाम ना जाहिर करने की बुनियाद के ऊपर अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान अडयाला जेल आए थे, उनका यहाँ पर इलाज हुआ और वो 3-4 घंटे इलाज करने के बाद वापस गए। हाँ, ये ज़रूर बताया गया कि जब इमरान खान वापस गए थे तो उनकी आंख का इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था या पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इमरान
इमरान खान की आंख ठीक हो गई थी और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि जनाब इमरान खान जो हैं वो सेहतमंद थे, इमरान खान हशाश बशाश थे। उन्होंने आकर अस्पताल में जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे उनसे माजरत भी की कि मेरी वजह से आपको इस तरीके से रात को उठाना पड़ा, इस तरीके से आप लोगों की ड्यूटियां लगाई गई। और मेरी इतला के मुताबिक मैंने पिम्स के एक बड़े ही क्रेडिबल जराए जो हैं, यूँ कह लीजिए कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मेरे प्यारे भाई दोस्त डॉक्टर हैं वहाँ पर, उन्होंने बताया कि 11:45 पर किसी को पता नहीं था यहाँ पर क्या होने जा रहा है। अचानक सिक्योरिटी इदारों के लोग आए, अचानक अस्पताल को खाली करवाया गया और सीधा आई वार्ड के अंदर ही इमरान खान को लेकर जाया गया। फिर जब इमरान खान अस्पताल से चले गए तो वहाँ के बाकी डॉक्टर्स और अमले को खबर मिलना शुरू हुई कि यहाँ तो इमरान खान आए थे, और फिर खबर जो है वो वहाँ से बाहर आई। बहरहाल ये तस्दीक हो गई है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद नहीं थे, वो पिम्स अस्पताल में थे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने शुरू में कहा कि सुहेल आफरीदी साहब ने वाकई में वो काम कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी हम सब जानते हैं कि इस्लाम इस्टेब्लिशमेंट का कितना कंट्रोल है इस निज़ाम के ऊपर, उसके बावजूद सुहेल आफरीदी साहब के ये इकदाम वाकई में उन्होंने सरप्राइज दिया है। ये खबरें पिछले कई दिनों से चल रही थी कि वादी तीरा वाला जो ऑपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए शुरू किया गया। पहले अब सुहेल आफरीदी और सूबाई हुकूमत खुद ये कह रही है कि पहले सुहेल आफरीदी को जो है वो वजारत आला का कलमदान संभालने से रोका गया, रोड़े अटकाए गए, फिर उनके खिलाफ मंशियात के मुकदमात बनाए गए, फिर उनका नाम 9 मई में डाला गया और मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात सुहेल आफरीदी पर बनाए गए। फिर सियासी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उनके आबाई इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया। सुहेल आफरीदी साहब ने जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया, इस सारे मामले को टैकल किया, वो तो था ही ज़बरदस्त। लेकिन अब जबकि उन्होंने पिछले चंद घंटों के अंदर एक हैरानकुन फैसला कर लिया, एक हैरानकुन सरप्राइज इस निज़ाम को दे दिया, उससे असल में शहर इक़्तिदार में परेशानी शुरू हुई है, उससे असल में हुकूमत घबरा गई है। और वो ये फैसला है कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने इसी हफ्ते में, आज बुध का दिन है, 28 जनवरी है, इस हफ्ते में वादी तीरा में होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से ग्रैंड जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया। यानी ये सारा जो ऑपरेशन का मामला था ना वो अब इस निज़ाम के गले पड़ गया, वो इस निज़ाम को उल्टा पड़ गया। क्योंकि पहले तो शायद ये तवक्को की जा रही थी या किसी ने बताया होगा इस निज़ाम के करता धरता को कि जनाब बड़ी आसानी से हम लोगों को नकल मकानी वहाँ से करवा देंगे, सुहेल आफरीदी को सियासी तौर पर नुकसान होगा, लोगों में जो है वो नफरत पाई जाएगी इस सूबाई हुकूमत के खिलाफ, लोग सूबाई हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे, एक अनसर्टेनिटी पैदा होगी। इस अनसर्टेनिटी को बुनियाद बनाकर हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं, हम सूबाई हुकूमत को घर भी भेज सकते हैं। यानी तरह तरह के आइडियाज़ दिए होंगे ना जो मशीरान आइडियाज़ देते हैं। हुआ ये कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो सुहेल आफरीदी साहब को रोका गया कि आपने वादी तीरा नहीं जाना। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैं अपने लोगों के दरमियान जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि ये ऑपरेशन मेरी मर्जी के खिलाफ किया जा रहा है, मेरी मर्जी शामिल नहीं है, मेरी हमायत शामिल नहीं है, उसके बावजूद मैं 4 अरब रुपया आपकी नकल मकानी के लिए दे रहा हूं। अब जबकि ये पूरा मलबा इस हुकूमत के गले पड़ गया तो सूबाई वुज़रा, वफाकी वुज़रा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इतने तजादात हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने ब्लंडर्स मारे गए ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ की जानिब से, जिससे ये वाज़े हो गया कि जनाब ये तो इनके गले की हड्डी बन गया है ऑपरेशन। उसमें कहा गया कि जनाब यहाँ वहाँ पर वादी तीरा में किसी को जबरी तौर पर नकल मकानी करने पर मजबूर नहीं किया गया, रज़ाकाराना तौर पर लोग नकल मकानी के लिए वहाँ से निकले हैं। और अता तारड़ ने तो ये नया शोशा छोड़ दिया कि जब भी क्लाइमेट चेंज, उन्होंने यानी सारे मामले को क्लाइमेट चेंज से जोड़ लिया कि जनाब जब भी वादी तीरा के अंदर बर्फ़बारी होती है, जब भी मौसम सर्द होता है तो वादी तीरा के लोग नकल मकानी करके उन इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पर मौसम कदरे गर्म होता है, और फिर जब दोबारा गर्मी आती है तो वो वादी तीरा में चले जाते हैं। हालांकि सूरत हाल ये है कि लोगों को पहले कहा गया, वादी तीरा के लोगों को, कि यहाँ पर ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, आप अपना बंदोबस्त कर लें। जब सूबाई हुकूमत ने अल्टरनेटिव उनके लिए इंतजाम किए तो फिर हुकूमत ने यह नया शोशा छोड़ दिया कि जनाब हमने तो यहाँ से किसी को निकलने का कहा ही नहीं था, ये तो सूबाई हुकूमत का अपना फैसला था। तो सूबाई हुकूमत ने फैसला इस वजह से किया था, सुहेल आफरीदी ने फैसला इस वजह से किया था क्योंकि जाहिर है अगर उन लोगों के वहाँ पर रहते हुए ऑपरेशन होता तो कई मासूम जाने
جا سکتی تھی, لوگوں کے گھر بار تباہ ہو سکتے تھے, لوگوں کے مال مویشی تباہ ہو سکتے تھے, کاروبار تباہ ہو سکتے تھے. اس وجہ سے وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت نے کیا. سو بہرحال سہیل آفریدی صاحب نے اب یہ جو ایک دوبارہ جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے, یہ زبردست فیصلہ ہے, اور صوبائی حکومت کے خلاف جو پورا ایک پلان, ایک پورا جامع حکمت عملی بنائی گئی تھی اس نظام کی جانب سے, وہ پورا پلان اب ناکام ہو گیا ہے. ہوگا یہ کہ اس ہفتے میں جب جرگہ ہوگا اور جرگے کی سفارشات جو ہیں وہ پھر وفاقی حکومت کے سامنے رکھی جائیں گی کہ جناب کیسے آپ نے آپریشن شروع کر دیا, کیسے آپ نے لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا, اور خاص طور پر جو پلان تھا نا کہ جناب سہیل آفریدی کو سیاسی طور پر نقصان ہو, وہ تو نہیں ہوا. کیونکہ آپ سہیل آفریدی صاحب کے 2 دن پہلے سوات کا جلسہ دیکھ لیں, مالاکنڈ کا جلسہ دیکھ لیں, پچھلی اتوار کو وہ ہری پور, ایبٹ آباد اور مانسیرا گئے تھے, وہاں کا جلسہ دیکھ لیں. تو سٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی زبردست جا رہی ہے. 8 فروری کے حوالے سے جو سہیل آفریدی تیاریاں کر رہے ہیں, جس طریقے سے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, اس سے دیکھ کر تو یہی کم از کم لگتا ہے کہ جناب سہیل آفریدی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اس پورے ملٹری آپریشن کو لوگوں نے سیریس نہیں لیا, یا صوبائی حکومت کے خلاف کم از کم کوئی نیریٹو جو ہے وہ نہیں بن سکا اس آپریشن سے. الٹا اس آپریشن کے شروع ہونے سے وفاقی حکومت کو نقصان ہوا ہے, شہباز شریف کی حکومت کو نقصان ہوا ہے. اگر تھوڑا بہت رہتا کہتا کوئی ووٹ بینک تھا بھی ان کا خیبر پختونخوا کے اندر, یا کوئی محبت تھی بھی کسی کے ساتھ صوبائی خیبر پختونخوا کے لوگوں کی, تو وہ محبت بھی ختم ہو گئی ہے, وہ ووٹ بینک بھی ختم ہو گیا ہے. کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا تھا, اس آپریشن کا مقصد کیا تھا, کیسے صوبائی حکومت کو نقصان پہنچانا تھا, سہیل آفریدی کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانا تھا. اب سب چیزیں جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کے اپنے گلے میں پڑ گئی ہیں. اسی لیے باقاعدہ طور پر خواجہ آصف اور عطا تارڑ جو ہے وہ گھبرائے ہوئے پریس کانفرنس میں نظر آئے. صحافیوں نے جب سوال کیا تو صحافیوں کے سوالات کی جو آڈیو ہے اس کو میوٹ کرنا پڑ گیا, یعنی وہاں پر جتنے صحافی موجود تھے ان کے سوالات جو ہیں وہ کسی نے نہیں سنے, کیونکہ ان کی آڈیوز میوٹ تھی, اور صرف جواب جو ہیں خواجہ آصف اور عطا تارڑ کے آن ایئر جا رہے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے صوبائی حکومت کے خلاف بنایا گیا پلان شہباز شریف کی حکومت کے اپنے گلے پڑ گیا ہے, اور اس کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو جاتا ہے. سہیل آفریدی ظاہر ہے پہلے توقع شاید یہ کی جا رہی ہوگی کہ علی امین گنڈا پور کی طرح چیزوں کو مینج کر لیا جائے گا, لیکن سہیل آفریدی ڈیفرنٹ بریڈ ہے. سہیل آفریدی نے یہ ثابت کیا, اور میں نے کل آپ کو خبر بھی دی تھی کہ اگر سہیل آفریدی کو ہٹا دیا جائے گا تو ان کے بعد آنے والا سہیل آفریدی سے 2 قدم آگے ہے, اور اس کا نام ہے عبدالغنی آفریدی. وہ بھی سہیل آفریدی کا کلاس فیلو ہے. سہیل آفریدی سارے شفیع جان, سہیل آفریدی, عبدالغنی آفریدی پہلی دفعہ ایم پی ایز بنے ہیں, آئی ایس ایف سے نکل کر آئے ہیں, تگڑے نوجوان ہیں اور زبردست کام کر رہے ہیں. بہرحال سہیل آفریدی صاحب چھا گئے ہیں, ان کا زبردست فیصلہ. اب جرگہ ہوگا اس ہفتے کے اندر اور حکومت کو الٹیمیٹم دیا جائے گا. صوبائی حکومت جو ہے وہ کم از کم ملٹری آپریشن کے حوالے سے بالکل کرسٹل کلیئر نظر آ رہی ہے, اور شہباز شریف کی حکومت کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا کی حد تک جو ہے وہ مزید مشکلات ان کو مینج کرنا پڑیں گی, فیس کرنا پڑیں گی. اور اگر وہاں کے لوگ واقعی میں اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے پھر تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی, اور مجھے کم از کم چیزیں اس آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہرحال جو بھی ہوگا میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کامل ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.